एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध पढ़ेंगे। मतलब कि दिल्ली सल्तनत को अलग अलग मोर्चों पर या अलग अलग जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कई राज्य सल्तनत के अधीन हो गए थे, लेकिन जो कलिंग था, कलिंग का पूर्वी गंग राज्य जो था, उसको अधीन करने में दिल्ली सल्तनत को विफलता हाथ लगी। मतलब ये जो पूर्वी गंग राज्य था, इसको दिल्ली सल्तनत अपने कब्जे में नहीं कर पाई थी। तो ये वाला एरिया कौन सा है? पूर्वी गंग राज्य। इसको हम कलिंग भी बोलते थे, उस टाइम पर बोला जाता था इसको कलिंग। आज के टाइम पर इस कलिंग में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं? तो जो पूरा उड़ीसा है वो इसमें आता है, थोड़ा सा झारखंड का पार्ट, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पार्ट और आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट आता है और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का पार्ट भी आता है। तो कलिंग छोटा सा एरिया नहीं था, इतना जो पूरा एरिया था ये कलिंग था। ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया था। तो इसे ही पूर्वी गंग राज्य भी बोला जाता था और इसको दिल्ली सल्तनत अपने अधीन नहीं कर पाई थी। तो 13वीं शताब्दी के मध्य इस राज्य के एक शासक थे नरसिंहदेव प्रथम, जिन्हें नरसिंहदेवा प्रथम भी उच्चारित किया जाता है। ये जो थे वो अपनी सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक वैभव के लिए जाने जाते थे। सैन्य शक्ति मतलब कि इनके पास में जो सेना थी वो काफ़ी मजबूत सेना थी, और सांस्कृतिक वैभव में जैसे कि इन्होंने कई सारे मंदिर वगैरह बनवाए, संस्कृति को आगे बढ़ाया इन्होंने। ठीक है, तो नरसिंहदेव वन ने क्या किया था, जो दिल्ली सल्तनत थी उसके जो बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे उनको विफल किया। तो मतलब पहली बात तो आक्रमण को ये रोक रहे हैं, और उसके साथ ही साथ इन्होंने बंगाल में जो सल्तनत द्वारा नियुक्त प्रशासक हुआ करता था, प्रशासक को गवर्नर भी बोला जाता है, इसको इन्होंने पराजित किया था, इसको हराया था इस गवर्नर को। अब देखो बात यह है कि जैसे इंडिया है, जो भारत है पूरा, तो भारत कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं। तो भारत के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रधानमंत्री अकेले तो पूरे भारत को संभाल नहीं सकते। तो अलग अलग राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो होते हैं और ये अलग अलग राज्यों को संभालते हैं। ठीक उसी तरह से जो दिल्ली सल्तनत है उसका हेड तो सुल्तान हुआ करता था, है ना, और ये सुल्तान गवर्नर्स को या प्रशासकों को अलग अलग जगहों पर नियुक्त करता था, जिसमें एक जगह थी बंगाल, और बंगाल का जो प्रशासक था उसको हराया था नरसिंहदेव वन ने। तो दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों को रोकना, इसके अलावा बंगाल के प्रशासक को हराना, ये सारी इनकी जो विजय हो रही थी, इसी की स्मृति में इन्होंने कोणार्क में जो उड़ीसा है, कोणार्क मतलब कि आज के टाइम पर जो उड़ीसा स्टेट है हमारा, वहाँ पर लोकेटेड है, उसमें एक सूर्य मंदिर नाम का प्रसिद्ध मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। देखो यहाँ पर ये जो सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर बनवाया था किसने? नरसिंहदेव वन ने। तो ये जो मंदिर वगैरह या जो इमारतें वगैरह होती हैं, इन्हें बनाने की जो कला होती है, इसे हम बोलते हैं वास्तुकला। ठीक है, और यही वास्तुकला पुराने समय में काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि मंदिर आप देख पा रहे हो, एकदम शानदार मंदिर देखने को मिल रहा है ये, है ना। और अभी हम आगे और भी मंदिर देखेंगे जो होयसलाज ने बनवाए थे, उसकी भी फोटो है मेरे पास में। तो नरसिंहदेव वन के बारे में हमने पढ़ा, ये थे कलिंग के राजा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो बीच में बैठे हुए हैं, यही हैं नरसिंहदेव वन, और इनके आसपास में इनके सेवक हैं, संगीतकार हैं। तो इनकी मूर्ति दिखाई गई है, काफ़ी मूँछें इनकी, बड़ी बड़ी मूँछें हैं, है ना। नरसिंहदेव बीच में बैठे हुए हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं, तो तुगलक काल में क्या होता है, तेलुगु मुखिया थे कुछ। मुखिया मतलब कि एक छोटे से जगह के एक राजा टाइप, तो मुखिया हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, तो साउथ इंडिया के थे ये, तेलुगु वाले रीजन के। तो मुसुनरी नायक इन्हें बोला जाता था। मुसुनरी नायक ने क्षेत्र के 75 से अधिक अन्य मुखियाओं को संगठित कर एक संघ बना लिया था। इन लोगों ने, किसने बनाया था? मुसुनरी नायक ने, और 75 से ज़्यादा लोगों को या मुखियाओं को इकट्ठा करके बनाया था। और इस संघ ने क्या किया था, फिर छोटे राज्यों और दिल्ली सल्तनत की सेनाओं को पराजित किया। 1330 से 1336 के आसपास जो वारंगल नाम की जगह है, जो आज के टाइम पर तेलंगाना जो स्टेट है, वहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को इन्होंने खदेड़ दिया। तेलंगाना स्टेट कहाँ पर है? ये जो है बीचों बीच में साउथ इंडिया में, यही है तेलंगाना स्टेट, जिसको उस समय पर वारंगल बोला जाता था। और यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को भगा दिया था किसने? मुसुनरी नायकों के संगठन ने, जो इन्होंने 75 और मुखियाओं को मिलकर बनाया था। तो क्या आपको लगता है कि उस समय 75 मुखियाओं को एकजुट करना सरल कार्य रहा होगा? तो सरल कार्य तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, क्योंकि उस समय पर ये जो अलग अलग मुखिया हैं, ये मतलब अपने 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 जगहों के ये स्वतंत्र राजा हैं, अपने अपने इनके इंटरेस्ट हैं।
ये एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, एक दूसरे के राज्य को कब्जाने की कोशिश करते रहते हैं, लूटने की कोशिश करते रहते हैं। तो इनको एक साथ में लाना आसान नहीं था, लेकिन लाया कैसे गया? क्योंकि इन सभी का एक कॉमन दुश्मन था। वो कॉमन दुश्मन कौन था? दिल्ली सल्तनत थी, है ना। और इसी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ में लड़ने के लिए मिशनरी नायकों ने क्या किया था? एक संगठन बना लिया था। तो एक लीडरशिप जो होती है ना, वो भी मैटर करती है, जो कि मिशनरी नायकों ने निभाई थी। तो ठीक उसी तरीके से ही हुआ था, जिस तरीके से जो अंग्रेज थे उन्होंने जब भारत पे राज किया था, तो भारत में जो भी लोग थे, जितने भी लोग थे, वो सब इकट्ठे हुए, एक साथ में आए। क्यों? क्योंकि उनका भी कॉमन दुश्मन था, वो थे अंग्रेज। और इन्हीं अंग्रेज को भगाने के लिए पूरे भारत के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी धर्म का हो, है ना। तो अब हम आगे आते हैं। तो हमने पहले उल्लेख किया था कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण की ओर इसीलिए बढ़ा क्योंकि वह क्षेत्र अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण में जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा था और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण की तरफ जा रहा था। लेकिन उस समय पर दक्षिण में कौन राज कर रहा था? उस समय पर राज कर रहा था होयसल वंश, जो कि आज के टाइम पर वर्तमान जो कर्नाटक है उसके कुछ भाग हैं। देखो वापस से अपने मैप पे आते हैं। यहाँ पर जो है वो ईस्टर्न गंगा या पूर्वी गंग क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर होयसलास हैं। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत से जो है वो अलाउद्दीन खिलजी अपना दक्षिण में विस्तार करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर बैठे हुए हैं होयसलास, ठीक है। और इन्हीं होयसलों ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी के विस्तार को रोकने की कोशिश की थी। तो दिल्ली सल्तनत के कई आक्रमणों का सामना किया और दक्षिण के एकमात्र स्वतंत्र राज्य ये बने रहे, क्योंकि बाकी के जो भी राज्य थे वो सब दिल्ली सल्तनत में मिक्स हो गए, सबको हरा दिया दिल्ली सल्तनत ने। लेकिन एकमात्र ये होयसल वंश बचा रह गया। लेकिन ये जो आक्रमण हो रहे थे इनकी वजह से और आंतरिक संघर्षों की वजह से होयसल राज्य का ह्रास हो गया। मतलब होयसल राज्य जो है वो कमज़ोर होने लगा। तो आंतरिक संघर्ष का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक राजा है, ठीक है, और इस राजा के कई सारे बेटे हैं, और जब ये राजा मर जाएगा तो कौन इनमें से राजा बनेगा, गद्दी पे कौन बैठेगा, कौन सा बेटा बैठेगा? तो इसके लिए ये जो बेटे हैं ये आपस में लड़ाई करने लगते हैं। इसे ही बोलते हैं आंतरिक संघर्ष। इससे राज्य के अंदर ही एक युद्ध जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो एक तो बाहरी आक्रमण हो रहे हैं और दूसरी बात आंतरिक संघर्ष हो रहे हैं। इस सब की वजह से होयसल राज्य का हो जाता है ह्रास और मध्य 14वीं शताब्दी में इसका दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य में विलय हो जाता है। जो विजयनगर साम्राज्य था वो दक्षिण का एक साम्राज्य रहा। ये देखो हमने देखा था होयसलास यहाँ पर रूल कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर इनका तो डिक्लाइन हो जाता है और इन्हीं होयसलास को बाद में जो है विजयनगर साम्राज्य ने अपने अंदर में मिला लिया। इतना बड़ा जो है ये विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं और यहाँ तक होयसलास की बात हो गई। अभी ये जो फोटो है इसमें होयसलों ने भव्य मंदिर बनवाए थे, उसके बारे में बात की जा रही है। और ये जो फोटो है ये बेल्लोर मंदिर का एक मूर्ति है, उसमें एक मूर्ति रखी हुई है, उसको ये दिखाया गया है। बेल्लूर का मंदिर और हालेबिदु मंदिर जो है ये होयसलों ने बनवाए हैं। तो इनकी फ़ोटो ज़रा देख लो। ये है बेल्लूर मंदिर। इसका जो नीचे सरफेस है ये कुछ स्टार शेप में बना हुआ है। स्टार के इस तरीके से कोने निकले होते हैं ना, उसी तरीके से इसके कई सारे स्टार जैसे कोने निकले हुए हैं और इसके ऊपर में ये मंदिर बनाया गया है। तो ये बेल्लूर का मंदिर है। इसका वास्तुकला देख पा रहे हो, कितना शानदार मंदिर है ना। जैसे मतलब जितने भी मंदिर हैं आप देख पाओगे, जैसे ये सूर्य मंदिर था ये भी सब शानदार है। बेल्लूर का मंदिर ये है, ये हालेबिदु का मंदिर है। इसका भी जो सरफेस है, जो नीचे प्लेटफॉर्म है, वो भी ऐसे स्टार शेप में है इस तरीके से। और ये ऊपर यहाँ पर हालेबिदु का मंदिर बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब होयसलास ने बनवाए थे। अब ये जो फोटो आप देख पा रहे हो इसके पीछे है एक कहानी। क्या कहानी है कि होयसल वंश के प्रतीक चिन्ह जो है उसके पीछे की कहानी दर्शाती है। जो हमने अभी फोटो ये जो मूर्ति देखी वो प्रतीक चिन्ह मतलब जैसे हमारे भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक है जिसे हम लायन कैपिटल बोलते हैं। ये जो है 4 शेर हैं, है ना, एक के बाद एक इधर है, एक इधर है, एक इधर और एक इसके पीछे है। तो ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का। इसी तरीके से होयसलों का प्रतीक होता था ये पूरी की पूरी मूर्ति। तो इसके पीछे कहानी क्या है? कन्नड़ लोक कथाओं के अनुसार, कन्नड़ एक भाषा है और लोक कथा क्या होती है, जो लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ बनाकर रखी हैं, बहुत पुरानी कहानियाँ जो अपनी पीढ़ियों को मुँह ज़ुबानी सुनाते रहते हैं। तो उस कहानी के अनुसार एक साला नामक युवा था, इसने अपने गुरु की रक्षा की थी। देखो कहानी क्या है कि ये जो गुरु हैं ये जंगल में जाते हैं और जंगल में
इनके पास में जो है एक शेर आ जाता है अचानक से और इन पर हमला करने वो आ रहा होता है। तो इन गुरु ने बोला कि मतलब इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने बोला कि होए साला, यहाँ पर लिखा है होए सल, है ना, इन्होंने होए सल बोला। होए का मतलब होता है, होए जो है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है, तो होए का मतलब होता है वार करो, और साला जो था वो उस इंसान का नाम था, उस युवा का नाम था। तो जैसे ही गुरु ने बोला होए साला, तो साला ने यहाँ पर उस शेर पे वार किया। तो ये जो है वो शेर की मूर्ति है और ये साला है, और ये बीच में आपको तलवार दिख रही होगी, इससे इन्होंने इस शेर को मारा था। तो यहीं से ये नाम निकल कर आता है होयसल, ठीक है। तो इस वंश को होयसल नाम इसी कहानी से मिलता है, और इन्होंने अपना प्रतीक जो रखा है वो इसी मूर्ति को रखा है, ठीक है। तो ये होयसलों की बात हो गई। अब आगे आते हैं, और दिल्ली सल्तनत ने आगे भी बहुत सारे विरोध जो हैं वो फेस किए। तो कई सारी स्वतंत्र क्षेत्रीय सल्तनतों के उदय से होने वाले विद्रोहों का भी दिल्ली सल्तनत को सामना करना पड़ा। जैसे कि एक बहामनी सल्तनत थी, ये 14वीं शताब्दी के मध्य में उदित हुई और कुछ समय के लिए दक्कन के अधिकांश भाग पर उसका नियंत्रण रहा। देखो बहामनी सल्तनत कहाँ पर थी, विजयनगर से इसका बॉर्डर लगता था, ये है विजयनगर साम्राज्य, और इसके जस्ट ऊपर है ये बहामनी सल्तनत। क्योंकि भारत का ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा बीच का, थोड़ा सा वेस्ट का, इसको दक्कन बोला जाता है, और इसी दक्कन में कौन रूल कर रहा है, बहामनी सल्तनत रूल कर रही है, ठीक है। तो इसी बहामनी सल्तनत ने दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों को रोका था, उसके खिलाफ में विद्रोह भी किया था। तो बहामनी सल्तनत के अलावा गुजरात में, बंगाल में और अन्य क्षेत्रों में भी शक्तिशाली सल्तनतें उभरी, जिससे गठबंधनों एवं लगातार युद्धों की एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे मुसुनरी नायकों ने एक गठबंधन बनाया था, उसी तरीके से बहुत सारी ये जो सल्तनतें थीं ये भी गठबंधन बना रही थी और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ में लड़ाई कर रही थी। राजस्थान के कुछ भाग भी दिल्ली सल्तनत की पहुंच से दूर रहे, ठीक है। 15वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत को मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। राणा जो होता है वो राजपूत राजाओं के लिए प्राय प्रयुक्त की जाने वाली एक उपाधि है। जैसे हमने सुल्तान पढ़ी थी, सुल्तान एक उपाधि होती है जिसको कुछ मुस्लिम शासकों ने लिया था, उसी तरीके से राणा एक उपाधि है जिसको राजपूत राजा लेते थे। तो यहाँ पर मेवाड़ साम्राज्य की बात हो रही है। ये मेवाड़ राज्य कहाँ पर था, यह भारत का मैप, ठीक है। यहाँ पर ये राजस्थान वाला थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का पार्ट, ये पूरा आता था मेवाड़ में। और इसके अलावा ये गुजरात सल्तनत देख पा रहे होगे, यहाँ पर बंगाल सल्तनत है, विजयनगर एम्पायर यहाँ पर है, बीजापुर सल्तनत ये है, गोलकोंडा सल्तनत, कई सारी सल्तनत जो है छोटे छोटे जगहों पर इमर्ज हो रही थी और इसी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ में ये लड़ाई कर रही थी। तो राणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ के शासक थे, इन्होंने प्रतिरोध किया, जिन्होंने बाद की सल्तनतों के आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक विफल किया। तो मेवाड़ किंगडम जो था वो राजस्थान में था, ठीक है, और ये एक राजपूत किंगडम था, यहाँ पर राजपूत राजा ने राज किया था। और ये जो फोटो है ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग का एक दृश्य है। ये जो है ये अरावली है जो पहाड़ देख पा रहे हो, और ये है कुंभलगढ़ या कुंभलगढ़ जो है दुर्ग है ये। और अरावली कहाँ पर है पहले हम वो समझ लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जानना भी तो ज़रूरी है ना, सिर्फ हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम सब कुछ क्लियर करेंगे। तो ये भारत का मैप है, यहाँ पर इस तरीके से जो फैले हुए ये हिमालयाज़ हैं जो हमने पढ़े थे पहले भी, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, राजस्थान है। इसी राजस्थान में इस तरीके से जो फैली हुई हैं ये अरावली हैं, अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। अरावली के पश्चिम में क्या है, थार डेजर्ट है, या जैसे हम थार रेगिस्तान भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बीच में विंध्या हैं, ये भी पहाड़ हैं, ये सतपुड़ा ये भी पहाड़ हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिया के पश्चिम वाले कोस्ट पर या तट पर ये वेस्टर्न घाट्स हम इन्हें बोलते हैं, और इधर ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स टूटे टूटे हैं, कहीं कहीं पर बीच बीच में खाली जगह है। तो ये कुछ पहाड़ हैं भारत में, ठीक है। और इसी अरावली पर जो है ये कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया गया था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा अरावली की पहाड़ियों में निर्मित कराया गया था, ये बात हो गई। और यह दुर्ग मेवाड़ के शासकों के लिए एक सुदृढ़ गढ़ के रूप में कार्य करता है। मेवाड़ के जितने भी शासक होते हैं उनके लिए गढ़ बन जाता है, जो एक प्रमुख राजपूत राज्य था। मेवाड़ का कौन सा राज्य था, राजपूत राज्य था, ठीक है। और जो राजा थे वो राजपूत राजा थे, और राजपूत राजाओं ने ही राणा की जो उपाधि है वो ली थी। आज के राजस्थान के मध्य एवं दक्षिणी भाग में स्थित है जो राजपूत राज्य जो मेवाड़ था, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो मैप में जो राजस्थान है, ये देखो ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। यहाँ पर हमने पहली बात तो हमने दिशा देखना जो सीखा था वो कैसे सीखा था,
ऊपर की तरफ नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है या पूर्व, और ये होती है पश्चिम। ठीक है, तो राजस्थान के बीच वाले पार्ट पर यहाँ पर और इसके दक्षिण वाले पार्ट पर, तो इतने एरिया पर कौन सा किंगडम रहा? यहाँ पर रहता है मेवाड़ साम्राज्य या मेवाड़ राज्य, और या किंगडम भी बोल सकते हैं। ये सब यहाँ पर इमर्ज होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है कि इसी दुर्ग में, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, यहाँ पर घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों से ये आप जो आसपास से घिरा हुआ है। देखो इसका एक और फोटो है मेरे पास में, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है। ठीक है, और इसके जो आसपास में जो है ये लंबी चौड़ी दीवार बनाई गई है और चारों तरफ यहाँ पर वो हैं जंगल हैं और पहाड़ की खड़ी खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई क्या होती है? जिसे हम स्टीप स्लोप भी बोलते हैं। जैसे ये एक पहाड़ है, तो यहाँ से जब चढ़ के जाएंगे तो एकदम खड़ी चढ़ाई है, लेकिन ये इस तरीके से जो स्लोप दिख रहा है, जो ढाल दिख रहा है, ये स्टीप स्लोप नहीं होगा, ये खड़ी चढ़ाई नहीं होगी या खड़ा पहाड़ नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे पहाड़ों पर जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग को बनाया गया और अपनी 36 किलोमीटर लंबी विशाल दीवार के लिए प्रसिद्ध है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये 36 किलोमीटर की जो लंबी दीवार है, ये जो पूरी दीवार दिख रही है इस फोटो में, ये 36 किलोमीटर की दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जिसे इंडिया की ग्रेट वॉल भी बोला जाता है, महान दीवार कहा जाता है। जैसे चाइना की दीवार के बारे में सुना होगा ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसी तरीके से भारत की भी ग्रेट वॉल है ये कुंभलगढ़ की। तो ये जो है वो विश्व की सबसे लंबी निरंतर दीवारों में से एक है। ये कुंभलगढ़ की बात हो गई हमारी। ठीक है, अब आखिरी बात है कि आपको क्या लगता है कि मध्यकाल में ऐसे स्थानों को दुर्गों के निर्माण के लिए चुना गया? तो क्यों चुना जाता था ऐसे स्थानों को जहाँ पर दुर्ग बनाए जाते थे? इसके पक्ष विपक्ष पर चर्चा कीजिए कि पक्ष क्या होंगे, फायदे क्या होंगे और विपक्ष क्या होंगे। तो पक्ष में पहली बात ये है कि प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती थी, मतलब जो सुरक्षा के लिए अलग से सैनिक वगैरह नहीं तैनात करने पड़ते थे। वैसे तो सैनिक लगते थे लेकिन इतने नहीं, जो प्रकृति है उसी ने ही सुरक्षा दे दी है। पूरा पहाड़ है और यहाँ पर दुर्ग बना दिया, आपस मतलब जो पूरा इलाका है यहाँ से अपने आप से सुरक्षा मिल जाएगी, है ना। और ये जो खड़ी चढ़ाई होगी, यहाँ से दुश्मन के लिए यहाँ से चढ़ना जो है वो मुश्किल होगा, तो दूर से ही पता चल जाएगा कि दुश्मन आ रहा है, तो दूर तक नज़र रह पाती है। दूसरा फ़ायदा ये होगा, है ना, कि जो है कितनी बड़ी सेना आ रही है सामने से, ये दिख जाएगा। और जो है वो मजबूत इनकी रक्षा बन पाती है। मोटी मोटी दीवारें ये लोग बना लेते हैं जिसको पार करना आसान नहीं होगा, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा, है ना, तो हमला करना मुश्किल हो जाएगा दुश्मन के लिए। फिर इसके विपक्ष की बात हम कर लें तो विपक्ष में सबसे पहली बात है कि सामान की कमी होगी, जिसे हम सप्लाई की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो सामान की कमी कैसे होगी? जैसे मान लो खाना है, पानी है, हथियार हैं, इनको किले तक पहुंचाना मुश्किल होगा, है ना। जैसे मान लो ये जो है यहाँ पर रह रहे हैं कुछ लोग और इन्हें जो है वो हथियार चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, तो इस किले में थोड़ी ना उगेगा खाना पानी, कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, आसपास की जगह से लाना पड़ेगा। तो जाने के लिए ही लंबी खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ेंगी जिसमें टाइम लगेगा, उसमें भी मुश्किल होगी, तो सामान का लाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात होगी अलग थलगपन, मतलब कि ये जो पूरा किला है ये पूरे शहर से अलग बना हुआ होता है, यहाँ पर अलग से लोग रह रहे होते हैं, तो अगर किसी ने इन पर आक्रमण किया तो इनको जल्दी मदद नहीं मिलेगी, या अकाल वगैरह पड़ गया तो इन्हें जल्दी मदद नहीं मिल पाएगी। फिर तीसरी बात है कि यहाँ पर कठिन जीवन होता है, क्योंकि पहाड़ पर रहना आसान नहीं है। पहाड़ पर थोड़ी बहुत ठंडी होती है, इसके अलावा सांस लेने में भी दिक्कत होती है पहाड़ों पर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अलग रहती हैं। ठीक है, चौथी बात कि अगर इनको घेर लिया गया तो क्या होगा, फिर खतरा हो जाएगा। जैसे मान लो ये है किला जिसके अंदर में लोग रह रहे हैं, ठीक है, और चारों तरफ से दुश्मन इस तरीके से इनको घेर लिया है दुश्मन ने, तो इनके पास में जो भी पानी है, जो भी खाना है, वो एक लिमिटेड टाइम तक है, एक सीमित समय तक है। जब इनके पास में पानी खाना जो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब इन्हें बाहर जाना पड़ेगा ना, और फिर क्या होगा, फिर ये जो दुश्मन है ये इन पर अटैक कर देगा और कब्जा लेगा फिर इस किले को। तो ये हो गए इसके फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे में प्राकृतिक सुरक्षा, दूर तक नज़र, मजबूत रक्षा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और नुकसान में सामान ना मिल पाना, अलग थलग होना और कठिन जीवन यहाँ पर होता है। अगर इन्हें घेर लिया जाए, घेराबंदी कर ली जाए तो इनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो ये हमने पढ़ ली पूरी दिल्ली सल्तनत, और इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा
कि दिल्ली सल्तनत ने कई सारी जगहों से विरोध का सामना किया। जैसे पूर्वी गंग राज्य इसमें नहीं मिल पाया, नरसिंहदेव वन के बारे में पढ़ा, उसने सूर्य मंदिर बनवाया था। फिर मुसुनरी नायकों के बारे में हमने पढ़ लिया, होयसलों के बारे में पढ़ लिया, होयसलों का जो चिन्ह था, प्राकृतिक चिन्ह, वो कैसे आता है, उसकी पीछे की कहानी क्या है, वो पढ़ ली। और मेवाड़ राज्य के बारे में पढ़ लिया और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अगली वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।